में थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, चैप्टर 2 स्वप्न प्रक्रिया अथवा ध्वनि विज्ञान। प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान अथवा स्वप्न विज्ञान से आप क्या समझते हैं, समझाइए। स्वप्न विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके अथवा में है। आंसर है, ध्वनि के अध्ययन से संबद्ध शास्त्र या विज्ञान के लिए अंग्रेजी में आज प्रमुखतः फोनेटिक्स या फोनोलॉजी ये दो शब्द चल रहे हैं। स्पष्ट ही दोनों का संबंध ग्रीक शब्द फोन से है, जिसका अर्थ ध्वनि है। टिक्स और लॉजी प्रयोगतः विज्ञान के समानार्थी हैं। इस प्रकार दोनों ही एक प्रकार से ध्वनि के विज्ञान है, किंतु प्रयोग की दृष्टि से इनमें थोड़ा अंतर है। फोनेटिक्स में हम सामान्य रूप से ध्वनि की परिभाषा, भाषा ध्वनि, ध्वनियों के उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण और उनका स्वरूप, उनकी लहरों का किसी के मुंह से चलकर किसी के कान तक जाना तथा सुना जाना एवं उनके विकार आदि बातों पर विचार करते हैं। साथ ही भाषा विशेष की ध्वनियाँ, उनका उच्चारण एवं वर्गीकरण आदि भी इसी के अंतर्गत आता है। फोनोलॉजी में भाषा विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था, इतिहास तथा परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। यूँ ध्वनि के अध्ययन के ये दो प्रमुख विभाग तो हैं, किंतु इनके लिए क्रमशः फोनेटिक्स और फोनोलॉजी इन दो पारिभाषिक नामों का जो प्रयोग किया गया है वह सार्वभौम नहीं है। कुछ विद्वानों ने तो उन्हें इस रूप में माना है, किंतु अन्यों का प्रयोग इससे भिन्न ही भी है। कुछ लोग दोनों अर्थों में फोनेटिक्स का ही प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग ध्वनि अध्ययन का वर्णनात्मक रूप को एक कालिक फोनिक कहते हैं और ऐतिहासिक रूप को हिस्टोरिकल फोनेटिक्स, या कुछ अन्य लोग फोनोलॉजी के अंतर्गत ही सभी को स्थान देते हैं। कुछ लोग फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को पर्याय के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं, यद्यपि अब ऐसा प्रायः नहीं हो रहा है। आजकल प्रायः फोनेटिक्स का प्रयोग ध्वनि की भाषा परिप्रेक्ष्य अध्ययन के लिए किया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से ध्वनियों का उच्चारण, वर्गीकरण आदि आते हैं, तो फोनोलॉजी का प्रयोग भाषा विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था के लिए। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम शिक्षा शास्त्र था। हिंदी में इस प्रसंग में फोनेटिक्स के लिए मुख्यतः ध्वनि विज्ञान, ध्वनि शास्त्र अथवा स्वप्न विज्ञान आदि तथा फोनोलॉजी के लिए ध्वनि प्रक्रिया, स्वप्न प्रक्रिया, स्वामीन विज्ञान आदि नाम प्रयुक्त हो रहे हैं। एक रूपता की दृष्टि से फोनेटिक्स के लिए ध्वनि विज्ञान या स्वयन विज्ञान और फोनोलॉजी के लिए ध्वनि प्रक्रिया, स्वप्न प्रक्रिया या स्वनिम विज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, ध्वनि से क्या आशय है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि शास्त्र का महत्व प्रतिपादित कीजिए। उत्तर में है, ध्वनि का अर्थ एवं परिभाषा। ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। इसका संबंध भाषा के भौतिक आधार ध्वनि से है। इसमें मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, जिनका संबंध भाषा से होता है, जो सार्थक होती हैं। इसीलिए भाषा विज्ञान में ध्वनि को सामान्य ध्वनियों से विभिन्न बतलाने के लिए भाषा ध्वनि कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने ध्वनि की परिभाषाएं इस प्रकार की हैं।
प्रोफेसर डेनियल जॉन्स के अनुसार ध्वनि मनुष्य के विकल्प परिहीन नियत स्थान और निश्चित तथा निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित और श्रोत्रेंद्रिय द्वारा अविवल रूप से ग्रहित शब्द लहरी है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार मानव ध्वनि यंत्र द्वारा उत्पादित और निश्चित श्रावक गुणों से युक्त ध्वनि की भाषा ध्वनि या भाषण ध्वनि कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भावा ध्वनि वह ध्वनि है जिसे मनुष्य अपने मुंह के नियत स्थान से निश्चित प्रयत्न द्वारा किसी ध्येय को स्पष्ट करने के लिए उच्चारित करे और श्रोता जिसे उसी अर्थ में ग्रहण करे। ध्वनि विज्ञान का क्षेत्र। भाषा विज्ञान की अन्य शाखाओं की तरह ध्वनि विज्ञान में ध्वनि का वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक विवेचन होता है। अतः भाषा ध्वनि के सर्वांगीण अध्ययन को ध्वनि विज्ञान कहते हैं। ध्वनि विज्ञान में शारीरिक ध्वनि विज्ञान, ध्वनि और भाषा ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनि गुण, संगम, अक्षर, श्रवणात्मक ध्वनि विज्ञान, प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान, ऐतिहासिक ध्वनिग्राम विज्ञान तथा ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन आदि विषयों का विवेचन होता है। ध्वनि शास्त्र की उपयोगिता एवं महत्व। ध्वनि शास्त्र की उपयोगिता एवं महत्व निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, मातृभाषा का विश्लेषण। अपनी मातृभाषा के सही उच्चारण के लिए ध्वनि विज्ञान सहायक होता है। कुछ ध्वनिविदों के अनुसार प्रत्येक भाषा का एक न एक आदर्श रूप होता है। आदर्श भाषा ही बोली को बोलने वाला व्यक्ति चाहे तो ध्वनि विज्ञान की सहायता से अपनी बोली में सुधार करके भाषा के आदर्श रूप को बोल सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई बंगाली या कन्नौजी भाषा हिंदी के आदर्श रूपी खेड़ी बोली को अच्छे ढंग से बोलना चाहता है तो वह ध्वनि विज्ञान की सहायता लेकर शीघ्रता से सफलता प्राप्त कर सकता है। अतः कहा जा सकता है कि एक उच्चारण पद्धति के स्थान पर दूसरी को अपनाने में सबसे अधिक सहायक ध्वनि विज्ञान है। दूसरा है दोष युक्त भाषा का संशोधन। व्यक्ति के भाषणावयवों के गठन के किसी दोष के कारण भाषा विकृत हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के त्रुटिपूर्ण अभ्यास के कारण उसकी भाषा में दोष हो सकता है। अधिकांशतः व्यक्ति विशेष की भाषा में दोष आलस्य अथवा त्रुटिपूर्ण अभ्यास के कारण हुआ करता है। साधारणतः वाक्य, स्वरों और व्यंजनों में वास्तविक रूप पर विशेष ध्यान नहीं दिया करता। विदेशी भाषा के क्षेत्र में जो पद्धति अपनाई जाती है उसी का उपयोग यहाँ भी करके उच्चारण पद्धति को सही अपनाया जा सकता है। जहाँ पर भाषणावयवों के गठन दोष होने के कारण भाषण में अवश्यंभावी दोष होते हैं, वहाँ ध्वनि विज्ञान के स्वतंत्र विभाग का आश्रय लेना पड़ता है, जिसे स्पीच थेरेपी या ऑर्थोफोनिक कहते हैं। इंग्लैंड में इस स्पीच थेरेपी के प्रशिक्षण के लिए कम से कम 3 वर्ष लगते हैं, परंतु अमेरिका में इसके लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है, परंतु दोनों में थिएटर, सिनेमा, टेलीविज़न आदि के माध्यम से भाषा प्रस्तुत करने के लिए ध्वनि प्रशिक्षण अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उच्चारण के विशेष सावधानी से काम लेना पड़ता है। तीसरा, विभिन्न लेख पद्धतियों का अध्ययन। ध्वनि विज्ञान आज उच्चारण संबंधी परिष्कार के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता, बल्कि वह लिपि के निर्माण और सुधार में भी योग देता है। सैकड़ों अफ्रीकी व अमेरिकन इंडियन भाषाओं का वैज्ञानिक
ध्वन्यात्मक विश्लेषण करने के लिए उत्तम लिपि मालाएं सृजित की गई हैं। अंग्रेजी जैसी उन्नत भाषा की लिपि जैसी उन्नत भाषा की लिपि का उच्चारण में जो विषमता है, उसके सुधार में जो विषमता है, उसके सुधार में जो ध्वनि विज्ञान का ही उपयोग किया जाता है। साधारण ही नहीं, असाधारण लिपियों की सृष्टि में भी ध्वनि विज्ञान अपूर्व सहायक सिद्ध हुआ है। शॉर्ट हैंड टेलीग्राम क्रोड के लिए अंधों के लिए बनाने में ध्वनि विज्ञान की सहायता ली गई है। अंधों के लिए मैरिक साहब ने एक अंतर्राष्ट्रीय लिपि की सृष्टि की है। चौथा है भाषाओं की तुलनात्मक अध्ययन। भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन। भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन में ध्वनि विज्ञान बहुत सहायक है। एक भाषा की किसी अन्य संबद्ध भाषा के साथ अथवा एक भाषाओं को किसी बोलियों के साथ तुलना करने में ध्वनि लिपि से काम लिया जा सकता है, क्योंकि किसी एक भाषा में व्यवहृत लिपि द्वारा दूसरी प्रमाणिक भाषा तथा उसकी बोलियों में पाई जाने वाली विशेषताओं को प्रदर्शित करना कठिन है। इसलिए भाषाओं को ध्वनियों के बीच पाए जाने वाले सूक्ष्म भेदों को प्रदर्शित करने के लिए ध्वनि लिपियों का व्यवहार अनिवार्य होता है। पांचवा है विदेशी भाषा की रक्षा। विदेशी भाषा को सीखते समय उसकी ध्वनियों को भली भांति सिखाना ध्वनि विज्ञान का प्रधान लक्ष्य है। ध्वनि विज्ञान के द्वारा भाषा को सहज, शीघ्र तथा शुद्ध रूप में सीखा जा सकता है। किसी भी भाषा में उत्तम उच्चारण की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसकी ध्वन्यात्मक विश्लेषण करना परम आवश्यक है। ध्वनियों के विश्लेषण के लिए ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण आवश्यक होता है। इस प्रशिक्षण में ध्वनियों को बार बार सुनकर जिस प्रकार श्रवणाशक्ति की तीव्र बनाना पड़ता है, उसी प्रकार भाषाणावयवों की हर मांसपेशी को नवीन ध्वनि के उच्चारण के लिए अभ्यस्त करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के लिए ध्वनि लिपि की भी सहायता लेनी पड़ती है। छठवां है भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन। किसी भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए भी ध्वनि विज्ञान से काम लेना पड़ता है। भाषा के पूर्वकालिक रूप में ध्वनियों का क्या स्वरूप था तथा आज उनका क्या स्वरूप है, इसकी तुलना करने के लिए ध्वनि विज्ञान से परिचित होना आवश्यक है। किसी भी भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण देखने से यह बात सहज ही ज्ञात हो जाएगी। एक भाषा के ऐतिहासिक संबंध स्थापित करने में भी ध्वनि विज्ञान का ज्ञान बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। सातवां है बोली विशेष का अध्ययन। ध्वनि विज्ञान का उपयोग बोली विज्ञान में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। आधुनिक भाषाविद एक पग और बढ़कर फोनेम प्रिंसिपल ध्वनि ग्रामीण नियम का भी बोली विज्ञान में उपयोग कर रहे हैं। अतः बोली विज्ञान के किसी भी भेद के अध्ययन में ध्वनि विज्ञान की सहायता आवश्यक रूप से लेनी पड़ती है। सर ग्रियर्सन ने भारतवर्ष में जो वृहद भाषा सर्वेक्षण किया था, उसका मूल्य चाहे अन्य दृष्टियों से कितना ही हो, किंतु आधुनिक बोली विज्ञान की दृष्टि से उसका महत्व बहुत कम है। इसका कारण यह है कि उन्होंने सर्वेक्षण के काम के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया था, वे ध्वनि विज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। आठवां है प्रयोगात्मक विश्लेषण। आधुनिक युग में प्रयोगात्मक विश्लेषण ध्वनि विज्ञान के अनिवार्य अंग में परिणत हो चुका है। ध्वनिविद अपने
अपने कानों से जो ध्वनियाँ सुन पाते हैं तथा जो ठीक प्रकार से नहीं सुन पाते, इन दोनों के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता रहती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब स्रोत ध्वनि विज्ञान का एक स्वतंत्र विभाग ही बन गया है, न केवल ध्वनिविद बल्कि इंजीनियर भी सुदूर राज्यों को शीघ्र संवाद भेजने के उपायों को खोजने में संलग्न है। टेलीफोन द्वारा संवाद भेजने की गति तीव्र करने के लिए अमेरिका की वेल टेलीविज़न लेबोरेटरी में ध्वनि संचारण के विषय में करोड़ों रुपए का व्यय किया जा रहा है। ध्वनि विज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि वह हृदय का विस्तार करके भाषाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण प्रदान करती है। उदाहरण के लिए एक स्थान के लोग दूसरे स्थान की भाषा को निरादर की दृष्टि से देखते हैं। हिंदी में कैलाश शब्द के कुछ लोग ई के साथ और कुछ लोग AI के साथ बोलते हैं। ध्वनिविद इसका यह अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न रूप का विकास मानते हैं। इनकी दृष्टि में भाषाओं में अच्छा बुरा या शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता।